हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज अपन साइंस के पीवाईक्यू करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो पिछले व्यापम की परीक्षाओं में आ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पहले के पार्ट नहीं देखे हो तो मैंने एमपी कांस्टेबल नाम से एक प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से आप इसके पुराने पार्ट देख सकते हैं। तो पूछ रहे हैं कि कौन से सूक्ष्म तत्व होते हैं। देखिए, एक होते हैं सूक्ष्म तत्व और एक होते हैं दीर्घमात्रिक तत्व। सूक्ष्म तत्व वो होते हैं जिनकी क्या होता है, शरीर को कम मात्रा में आवश्यक होती है, और दीर्घमात्रिक तत्व वो होते हैं जिनकी ज़्यादा मात्रा में आवश्यक होती है। क्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये क्या है, दीर्घमात्रिक तत्व हैं, जबकि जो हाइड्रोजन होता है वो एक सूक्ष्म तत्व है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन सूक्ष्म तत्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का जो प्रथम परमाणु रिएक्टर है उसको किस नाम से जाना जाता है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा है। इसका जो संचालन आरंभ हुआ था वो 4 अगस्त 1956 से हुआ था। 4 अगस्त 1956 से भारत के जो पहला परमाणु रिएक्टर है उसका संचालन आरंभ हुआ था। और इसको किसने आरंभ किया था, जवाहरलाल नेहरू ने इसको मतलब ये शुरू हो गया था और इसका उद्घाटन बाद में हुआ था। उद्घाटन इसका 1957 में हुआ था। किसने किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था। किसने, जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था। और ये कहाँ पर स्थित है, मुंबई के ट्रॉम्बे में स्थित है। मुंबई के ट्रॉम्बे में ये स्थित है। इसका इस्तेमाल शोध कार्यों के लिए, वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए किया गया। ये केवल भारत का नहीं बल्कि एशिया का भी पहला परमाणु रिएक्टर था, ये भी आपको याद रखना है। अगला है, प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था। पहला हाइड्रोजन बम कब बनाया गया। तो पहला हाइड्रोजन बम कब बनाया था, 1 नवंबर 1952 को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा बनाया गया था। कब बनाया था, 1 नवंबर 1952 को बनाया गया था। किसने बनाया था, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा इसको बनाया गया था। और इसका नाम क्या था, इसका नाम था आईबी माइक। इसका नाम क्या था, इसका नाम था आईबी माइक। आईबी माइक इसका नाम था। और ये एक थर्मोन्यूक्लियर हथियार था और एडवर्ड टेलर के नेतृत्व में इसको विकसित किया था। किसके नेतृत्व में इसको विकसित किया था, एडवर्ड टेलर के नेतृत्व में प्रथम हाइड्रोजन बम को विकसित किया था। नाम भी याद रखना, किसके नेतृत्व में किया था, एडवर्ड टेलर के नेतृत्व में किया था। अगला क्वेश्चन है, प्रोटॉन किस प्रकार का कण होता है। तो देखो, प्रोटॉन नाभिक में पाया जाता है। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ये एक परमाणु या एटम होता है। तो ये जो बाहर पाए जाते हैं, बाहर क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन। इस पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। जबकि अंदर क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। तो क्या आ जाएगा, धन आवेश युक्त। तो प्रोटॉन से याद रखना पॉजिटिव। प्रोटॉन किस प्रकार का कण है, धन आवेश युक्त कण प्रोटॉन होता है। अगला है, इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया, कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम इस पे आवेश होता है। तो इसके इलेक्ट्रॉन के जो आवेश का निर्धारण किया था वो किसने किया था, मिलीकॉन ने किया था। इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया, मिलीकॉन, रॉबर्ट ए मिलीकॉन ने इसका किया था। इन्होंने तेल के बूंद पर प्रयोग करके ये जो आवेश का निर्धारण किया था, किस पर, तेल के बूंद पर प्रयोग करके उन्होंने आवेश का निर्धारण किया था। मिलीकॉन और हार्वे फ्लेचर ने इस प्रयोग को किया था। तो ये आपको बहुत ज़्यादा डीपली आपको नहीं पढ़ना है, बेसिकली क्वेश्चन आपको मेनली याद रखना है। इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था, मिलीकॉन ने किया था। अगला है, परमाणु में उपस्थित सबसे हल्का कण कौन सा है। जो परमाणु में उपस्थित सबसे हल्का है, परमाणु में उपस्थित सबसे हल्का कण कौन सा होता है। परमाणु में उपस्थित सबसे हल्के कण को बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन। परमाणु में उपस्थित होने वाला सबसे हल्का कण कौन सा है, इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तुलना में इसका द्रव्यमान बहुत कम होता है, जिससे ये इन कणों में सबसे हल्का होता है ना। और इलेक्ट्रॉन जो होता है परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है और इसका जो द्रव्यमान होता है वो 9.1 × 10⁻31 होता है। इसका जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तुलना में कम होता है। ठीक है, तो याद रखना, परमाणु में उपस्थित सबसे हल्का कण कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ना वो बराबर होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जबकि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका जो द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सबसे ज़्यादा कम होता है।
अगला है पॉजिट्रॉन जो है किसका प्रतीकण होता है, किसका प्रतीकण पॉजिट्रॉन को माना जाता है, इलेक्ट्रॉन का माना जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और पॉजिट्रॉन पर कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इसी कारण से इसको क्या माना जाता है, इसका प्रतीकण या एंटी पार्टिकल माना जाता है। अगला है पृथ्वी की आयु का आकलन किसके द्वारा किया जाता है, पृथ्वी की आयु का आकलन किसके द्वारा होता है। तो पृथ्वी की आयु का जो अनुमान होता है ये रेडियो एक्टिव विधि द्वारा होता है। जो रेडियो एक्टिव विधि रहती है जैसे कि यूरेनियम डेटिंग हो गया, इनके द्वारा हम पृथ्वी की आयु का आकलन करते हैं। पृथ्वी की आयु कितनी मानी गई है, लगभग 4.5 अरब वर्ष। पृथ्वी की आयु कितनी आंकी गई है, 4.5 अरब वर्ष पृथ्वी की आयु आंकी गई है। ये सौर मंडल के गठन के समय शामिल रेडियो तत्वों की घड़ी की तरह काम करता है। चट्टानों और खनिजों में कुछ रेडियोधर्मी आइसोटोप्स होते हैं जो समय के साथ साथ बदलते रहते हैं, जिनकी आयु की गणना के साथ हम पृथ्वी की आयु का आकलन कर सकते हैं। अगला है गामा किरणों की खोज किसने की थी, गामा किरणों की खोज किसने की थी। गामा किरणों की जो खोज की थी वो की थी पॉल विलार्ड ने। किसने की थी, पॉल विलार्ड ने गामा किरणों की खोज की थी। और इन्होंने ये एक रेडियम के विकिरण का अध्ययन कर रहे थे, तब उन्होंने गामा किरण की खोज की थी। और गामा किरण की जो भेदन क्षमता है वो बहुत ज़्यादा होती है। अल्फ़ा बीटा और गामा, अल्फ़ा बीटा और जो गामा होती है उसमें गामा की जो भेदन क्षमता होती है ना, सबसे ज़्यादा होती है। गामा किरण की भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है और उनकी भेदन क्षमता के आधार पर ही उसको एक गामा किरण नाम दिया था। मजबूत चुंबकीय क्षेत्र में एक फोटोग्राफिक प्लेट पर 3 प्रकार के विकिरण देखे गए थे, उनमें जिसकी सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता थी उसको गामा नाम दिया था। और किसने दिया था, विलार्ड ने दिया था। अगला क्वेश्चन है लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक है। लकड़ी की आयु ज्ञात करने में कौन सहायक होते हैं, कार्बन 14, यूरेनियम, कोबाल्ट या पोलेनियम। कार्बन 14, जैसे कि पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में यूरेनियम होता है, ऐसे ही लकड़ी की आयु ज्ञात करने में कार्बन 14 जो होता है इम्पोर्टेंट होता है। तो लकड़ी की आयु ज्ञात करने में कौन सहायक है, कार्बन 14 सहायक होता है। अगला है जीवाश्म की आयु निर्धारित करने में, जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। जीवाश्म मतलब जीवों का अस्म होता है, और जो रेडियोमेट्रिक डेटिंग होती है या रेडियो कार्बन डेटिंग होती है उसके द्वारा जीवाश्मों की आयु ज्ञात किया जाता है। रेडियोधर्मी जो आइसोटोप्स होते हैं उनकी मात्रा को माप के हम जीवाश्म की आयु निर्धारित करते हैं। जो जीवों के मरने के बाद रेडियोधर्मी का क्षय होता रहता है, कितना क्षय हो गया है उसकी प्रारंभिक मात्रा कितनी होती है, कितना उसका क्षय हो गया, उसके बाद हम उसकी जो कार्बन 14 की मात्रा को मापकर जीव की मृत्यु के बाद उसके बीतते हुए समय का पता लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है पोलोनियम की खोज किसने की थी। पोलोनियम का सिंबल होता है पीओ, इसकी खोज किसने की थी, तो मैडम क्यूरी और उनके हस्बैंड थे पियरे क्यूरी। इन दोनों ने मिलकर पोलोनियम की खोज की थी। कब की थी, 1898 में। 1898 में पोलोनियम की खोज हुई थी। इस रेडियोधर्मी तत्व का नाम मैरी क्यूरी की जो मातृभूमि है पोलैंड के नाम पर रखा गया था। मैरी क्यूरी जो है कहाँ की थी, मैडम क्यूरी कहाँ की थी, पोलैंड की थी। तो इसी के नाम पर उनका नाम इसका जो कण है इसका नाम पोलोनियम रखा गया था। ठीक है, तो पोलोनियम की खोज किसने की थी, मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने इसकी खोज की थी। फ्रेंड्स, अगर आपको थ्योरी में पढ़ने में समस्या आती है, साइंस आपको समझ में नहीं आता, जीके आपको समझ में नहीं आता, आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, वो अभी आपको पढ़ना है, बहुत शानदार तरीके से आपको सारे टॉपिक याद करना है, तो आप हमारा ये एमपी कांस्टेबल का ट्रिकी वर्दी बैच ले सकते हैं। यहाँ पर आपको एमपी जीके ट्रिक से याद कराया जा रहा है। सामान्य ज्ञान की क्लासेस ट्रिक द्वारा है, विज्ञान की क्लास है, करंट अफेयर, प्रैक्टिस MCQ, PYQ, सब कुछ आपको ट्रिक के साथ याद करवाया जा रहा है। ट्रिक के साथ सभी टॉपिक याद होंगे, अनुच्छेद हो, संशोधन हो, मध्य प्रदेश का जीके हो, मध्य प्रदेश के महल मंदिर दुर्ग हो, इसके अलावा PDF नोट्स, टेलीग्राम प्रैक्टिस, व्हाट्सअप प्रैक्टिस, ये सारा कुछ आपको मिल रहा है। सबसे मेन चीज़ है जो इतना लंबा सिलेबस है, एक नॉर्मल इतने जल्दी याद नहीं हो सकता है,
तो ये सारे टॉपिक हम आपको ट्रिक द्वारा याद करा रहे हैं। ओनली 499 है, आरंभ के 50 लोगों को ये है। तो आप में से जो भी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और आप ट्रिक द्वारा साइंस पढ़ना चाहते हैं, कठिन फैक्ट याद करना चाहते हैं, जैसे कि संशोधन होता है, अनुच्छेद होते हैं, मध्य प्रदेश की पूरी कला संस्कृति है, जनजातियाँ हैं, भारत का भूगोल, भारत का इतिहास, ये सब आप ट्रिक से याद करना चाहते हैं तो आप हमारा ये पैकेज ले सकते हैं। इसकी एप्लीकेशन की लिंक आपको हमारे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको परचेस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय प्राप्त है रैमसे को। अक्रिय गैस की खोज किसको प्राप्त है? अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसको प्राप्त है? रैमसे को प्राप्त है। किसको प्राप्त है अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय? रैमसे को प्राप्त है। रैमसे ने अक्रिय गैसों की खोज की थी, इसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। कौन कौन सी गैसें अक्रिय होती हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। ये कैसी होती हैं? ये जो होती हैं उत्कृष्ट गैसें होती हैं और विलियम रैमसे ने इनकी खोज की थी अक्रिय गैसों। और इन्होंने बता दिया कि ये हवा में निष्क्रिय प्रकृति की होती हैं, क्योंकि इनका जो अष्टक होता है, इनका जो ऑक्टेन नंबर होता है, मतलब इनका जो बाहरी कक्षक होता है वो पूरा होता है, जिसके कारण ये बाहरी पदार्थ से क्रिया नहीं कर पाती और हम इनको अक्रिय गैस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? डायनामाइट के लिए जाने जाते हैं अल्फ्रेड नोबल। अल्फ्रेड नोबल डायनामाइट की खोज के लिए जाने जाते हैं, इसके लिए नोबेल प्राइज़ ने मिला था। डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया? नाइट्रोग्लिसरीन का। डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन का उपयोग डायनामाइट बनाने में किया जाता है। नाइट्रोग्लिसरीन जो होता है बहुत आसानी से मिल जाता है ना, और इसका उपयोग इसको डायनामाइट को बनाने में किया था। ठीक है, डायनामाइट के खोजकर्ता अल्फ्रेड नोबल हैं। 1867 में इन्होंने डायनामाइट का पेटेंट इन्होंने करा लिया था। और ये नाइट्रोग्लिसरीन जो है एक प्रकार की रेत के साथ मिलकर इसको बनाया गया था। एक इसकी जो प्रकृति होती है वो विस्फोटक प्रकृति की होती है, ये भी आपको याद रखना है। अगला है, परमाणु बम का विकास किसने किया था? तो परमाणु बम का जो विकास हुआ था वो किसने किया था? ओपेनहेमर, रॉबर्ट ओपेनहेमर। परमाणु बम का विकास किसने किया था? रॉबर्ट ओपेनहेमर ने परमाणु बम का विकास किया था। फ्रेंड्स, ये जिस तरह के एमसीक्यू आप देखना, जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है और नीचे इसका आंसर लिखा हुआ है, इस तरह के प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको हमारे एप्लीकेशन का जो आप हमारा ट्रिकी बैच लेंगे वहाँ पर आपको एक एमसीक्यू का फोल्डर मिलेगा। आपको वहाँ पर सारे एमसीक्यू, हर टॉपिक के एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे। तो वो वहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं और वहाँ पे ये एमसीक्यू भी मिल जाएंगे आपको, हर टॉपिक के नोट्स भी मिल जाएंगे, हर टॉपिक की ट्रिक्स भी मिल जाएंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिल जाएगा, तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? हाइड्रोजन बम विकसित किया था एडवर्ड टेलर ने। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था और ये अमेरिकी वैज्ञानिक थे और एक बहुत ज़्यादा मतलब एक विवादों में रहने वाले वैज्ञानिकों में से एक इनको बोला जाता है। तो हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? एडवर्ड टेलर ने। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा अगर नहीं किया हो। इसके अलावा आपको मेरी एक MPGK की सीरीज़ भी चल रही है, वो भी आप देख सकते हैं, जिसमें हम 10,000 प्लस MCQ आपको करा रहे हैं, जो यूट्यूब पर निःशुल्क है। इसके साइंस के आगे की क्वेश्चन भी हम नेक्स्ट वीडियो में ही पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? हमेशा आभासी होता है। हमेशा कैसा होता है? आभासी होता है, सीधा होता है और वस्तु के आकार का होता है। सीधा, आभासी और वस्तु के आकार का होता है। आभासी को हम बोलते हैं काल्पनिक और कैसा? सीधा। तो सीधा, आभासी और वस्तु के आकार का जो प्रतिबिंब होता है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? एक तो सीधा होता है और दूसरा कैसा होता है? आभासी होता है। इसके आगे के जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम NCERT के जो आपका सामान्य ज्ञान है वो क्वेश्चन भी करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।